नमस्कार साथियों, मैं मनीष विवान आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की किताब 2 संविधान, भारतीय संविधान का सिद्धांत और व्यवहार के बारे में। और आज उसका अध्याय 1 हमारा चल रहा है संविधान क्यों और कैसे। ये लेक्चर नंबर हमारा 9 है और हमारी तैयारी चल रही है कलेक्टर बनने की। आइए जानते हैं कि आज इस लेक्चर 9 में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सभा के कामकाज की शैली। कौन सी सभा? संविधान जो सभा है उसका कामकाज की शैली कैसी है, उसकी कार्यविधि, फिर जो वो हमारे लिए संविधान बना रहे हैं वो जो काम कर रहे हैं उसकी विधि क्या, उसका प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, कैसे मीटिंग्स हो रही है, कैसे डिबेट्स हो रही है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ हम लोग समझेंगे। हम संविधान सभा के बारे में जान चुके हैं, संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ, कैबिनेट मिशन आता है, बनता है, फिर विभाजन होता है, विभाजन के बाद क्या स्थिति होती है, कितनी कांग्रेस के लोग रहते हैं, कितने अनुसूचित जाति अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। मतलब ओवरऑल सभा के बारे में हमारी काफी जो नॉलेज है वो बढ़ चुकी है, काफी ज्ञान हम लोगों को मिल चुका है। अब आज जानते हैं कि संविधान सभा के कामकाज की शैली कैसी है। संविधान सभा के कामकाज की शैली देखिए, हम लोग एक मुद्दे पर अभी तक चर्चा कर रहे हैं, वो है संविधान की सत्ता। संविधान की सत्ता, संविधान सभा की सत्ता, ऑथोरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द ऑथोरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सत्ता या पावर का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लोकप्रियता से भी है। हम लोग ये बात कर रहे थे जब संविधान की सत्ता का, जब मैंने आपके टॉपिक चर्चा करा तो उस पर मैंने ये कहा था कि इसमें यह आता है कि संविधान क्या न्यायपूर्ण है या नहीं है, संविधान सही है या नहीं है, संविधान क्या होता है, उसकी क्यों आवश्यकता है, क्यों जरूरत है, भविष्य में चलेगा या नहीं चलेगा। ये सब कुछ जो डिपेंड करता है संविधान की लोकप्रियता पर डिपेंड करता है, उसकी सत्ता पर, उसकी ऑथोरिटी पर, उसके पावर पर डिपेंड करता है। तो ये सत्ता किस किस पर डिपेंडेंट है, आइए ये जानते हैं। संविधान सभा की सत्ता, ऑथोरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात, अब 3 बातें यहां पर हम लोग जानेंगे और एक एक को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी, कौन कर रही थी सबका प्रतिनिधित्व? संविधान सभा कर रही थी। अब सबका प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रतिनिधित्व का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, ओके, रिप्रेजेंटेशन क्या है? जैसे कि आज आपको एक कंपटीशन हो रहा है, ओके, वहां पे मान लीजिए स्पीच देनी है, भाषण देना है। स्कूल वालों ने बोला हमें 3 लोगों को लेकर के जाना है, आपको वहां पर लेकर के गए जहां पर कंपटीशन हो रहा है। अब वहां पे आप किसका प्रतिनिधित्व करो? स्कूल का प्रतिनिधित्व करो। मैं XYZ स्कूल से आया हूं, मैं ABC स्कूल से आया हूं, तो आप स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे जो संविधान सभा में जो लोग बैठे हैं वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिन जिन क्षेत्रों से वो चुनकर के आए उन क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो क्या ये बात सही है कि यहाँ पे सबका प्रतिनिधित्व हो रहा है? हाँ, पूर्ण रूप से हम ये बात नहीं कह सकते, पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि संविधान सभा सभी का प्रतिनिधित्व कर रही है। क्यों? ये क्यों नहीं कह सकते? इसका कारण ये है, आप सभी ने देखा कि संविधान सभा को हमने कैसे चुना है। जो प्रांत थे उनमें जो विधायी परिषदें थी, जो ब्रिटिश प्रांत थे उनमें विधायी परिषदें थी, जैसे आज हमारी विधानसभा होती है, उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों को जनता ने चुना था और फिर इन्होंने क्या करा, संविधान सभा के सदस्यों को चुना है। पर यहां पे जनता ने जिनको चुना वो भी सिर्फ और सिर्फ बहुत कम लोग वोट दे पाते थे उस समय, इसलिए हम कहते हैं कि बहुत कम लोगों ने इनको चुना और फिर जिन्होंने कम लोगों ने उनको चुना उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुन दिया। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल डायरेक्टली पूरा पब्लिक का क्या है, कंट्रीब्यूशन संविधान सभा में नहीं जा रहा है। संविधान सभा में सभी लोगों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा नहीं कर पा रही है। ये एक संविधान पे, भारतीय संविधान पे एक आलोचना करी जाती है, क्रिटिसाइज करा जाता है कि भारतीय संविधान सभा सबका प्रतिनिधित्व नहीं करती है। पर फिर भी मोटे तौर पे भारत की संविधान सभा सबका प्रतिनिधित्व करती है। सबके प्रतिनिधित्व में यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, वो ये है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी करती है। यहां पर आपको देखने को मिला हमारी भारत की संविधान सभा में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, अगड़ी पिछड़ी जाति के लोग भी हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं हैं, सभी वर्ग हैं। तो यहाँ पे सबका प्रतिनिधित्व हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक तो संविधान सभा की जो सत्ता है, या हम ये कह सकते हैं जो सभा की जो लोकप्रियता है, तो यहाँ पे लोकप्रियता इस बात से बढ़ जाती है कि संविधान सभा सबका प्रतिनिधित्व कर रही है, सबका रिप्रेजेंटेशन कर रही है। ओके, तो पहला पॉइंट तो हमारा यही क्लियर हो जाता है। दूसरा, संविधान बनाने की प्रक्रिया, और तीसरा, सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में, मूल्यों में। देखिए अब यहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रतिनिधित्व ही डिपेंड नहीं करता है कि हाँ भाई चलो, और जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम इस प्रकार से ना चुनते और डायरेक्ट पब्लिक चुनती, डायरेक्ट ओपन चुनाव कराए जाते और लोग खड़े होते और फिर वो वोट करते। जैसे आज हम लोग नहीं करते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम लोग वोट करते हैं, हम हमारा सांसद और विधायक चुनते हैं। मान लीजिए डायरेक्ट वैसे चुन लिया जाते हैं, अगर उसके बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया, प्रोसीजर सही नहीं होता तो क्या हम संविधान की लोकप्रियता को मानते?
हम क्या संविधान की सत्ता को मानते? नहीं मानते। प्रक्रिया प्रोसीजर सही होना बहुत जरूरी था, और उसके साथ साथ जो सदस्यों के विचार विमर्श है, जो उनके विचार विमर्श है, उनकी जड़ में जो मूल्य है, उन मूल्यों को जानना समझना बहुत आवश्यक है। वो सदस्य क्या बोल रहे हैं, उनके क्या विचार वो किसी मुद्दे पर रख रहे हैं, उन विचारों को उनको समझना बहुत बहुत ज्यादा आवश्यकता। उनके मूल्य क्या है, उन मूल्यों को क्या वो देश के लिए फायदेमंद है या नहीं है। और यहाँ पे जितने भी संविधान सभा में सदस्य हैं, उन्होंने क्या है, देश के हित में सोच करके काम करा है। तो ये तीन चीजें संविधान सभा की सत्ता को बहुत महत्वपूर्ण दिखाती है, लोकप्रियता को हमें दर्शाती है। हमें क्या है, हमें इस बात को समझना है, सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। ओके, तो सबका क्या कर रही थी, प्रतिनिधित्व कर रही थी। और अब सबके प्रतिनिधित्व में यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। ओके, परंतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना, मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये एक्स व्यक्ति है, ये किसी विशेष जाति या विशेष धर्म से आया है। ओके भाई, हम सभी किसी ना किसी जाति, किसी ना किसी धर्म से तो जुड़े हुए हैं ना। तो ये जो एक्स व्यक्ति किसी विशेष जाति या विशेष धर्म से आया, तो क्या सिर्फ और सिर्फ ये उस जाति या धर्म का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत बात। वो प्रतिनिधित्व सबका ही कर रहा है। हाँ, वो हो सकता है कि अपनी जाति के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए मांग कर रहा हो, वो अपने धर्म के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए मांग कर रहा हो सकता है कोई महिला हो तो वो महिलाओं के अधिकारों के लिए मांग कर रही हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने समुदाय के लिए सोचेगा, वो महिलाओं के लिए सोचेगी, वो उस पर्टिकुलर जाति के लिए सोचेगा, या वो पर्टिकुलर उस धर्म के लिए सोचेगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपने समुदाय का उत्थान, अपने समुदाय का भला चाहेंगे, परंतु देश हित से ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर क्या होगा, देश हित होगा। सब कुछ जो सोचा जाएगा वो देश के बारे में सोचा जाएगा, और फिर समुदाय की चर्चा होगी। समुदायों को सबको अधिकार दिए जाएंगे, परंतु देश हित को ध्यान में रखते हैं। देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया गया। तो यहाँ पे जितने भी संविधान सभा में जो सदस्य थे, उन्होंने विचार विमर्श करे, वो किस आधार पर करे, देश के हित को देख करके। भाई देश को फायदा होगा या नहीं होगा। कोई ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए जो किसी समुदाय का फायदा कर दे पर देश को नुकसान पहुंचा दे, या कोई ऐसा प्रावधान भी ना हो जिससे कि किसी समुदाय को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। नहीं, तो हमें जो समुदाय है उनका भी विकास करना, उनका भी भला करना है, परंतु देश के हित का हमें ध्यान में रख करके ही विचार विमर्श करना है। और ये सच में एक बहुत गजब की बात है। भारतीय संविधान सभा में जो सदस्य बैठे हुए थे, उन लोगों ने अपने आप को जाति से, धर्म से, लिंग से, रंग से, आर्थिक स्थितियों से ऊपर उठ कर करके सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को आधार बनाया, वो था देश का हित। देश का हित सर्वोपरि है, देश का हित सबसे ऊपर है, वो सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, और सब कुछ बात की बात है। और अगर यहाँ पर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति अपनी जाति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने लिंग, अपने क्षेत्र, अपने एरिया के लिए डिमांड भी कर रहा है ना, तो वो उसके पीछे बिल्कुल आइडियाज दे रहा है, आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, तर्क दे रहा है कि ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इससे समुदाय का तो फायदा ही है, इसके साथ साथ क्या होगा, देश का भी विकास होगा। तो देश के हित को आधार बना करके ही सभी पर चर्चा हुई है। ओके, अब ये भैया सोच रहे हैं, वैसे आप भी सोच रहे होंगे, यदि भारत की संविधान सभा देश के सभी लोगों के द्वारा निर्वाचित होती तो क्या होता? क्या वह उस संविधान सभा से भिन्न होती जो बनाई गई? अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ये पूछा गया है कि अगर संविधान सभा को डायरेक्टली लोग निर्वाचित करते, मतलब जैसा आज हम लोग हमारा सांसद चुनते हैं, आज हम हमारे विधायक चुनते हैं, तो अगर डायरेक्टली जनता चुनती, भाई जैसे मान लीजिए ये वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र से दो लोग खड़े हो गए, अब डायरेक्ट जनता वोट करे, नहीं भाई इसको भेजना है या इसको संविधान सभा में भेजना है। तो अगर डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से जनता निर्वाचित करती, तो क्या जो संविधान सभा बनाई गई थी उससे कुछ अलग होती, भिन्न होती, डिफरेंट होती? देखिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, मैं बिल्कुल इसमें मना नहीं करता हूं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, परंतु बहुत बड़े स्तर पर डिफरेंस है, आपको अंतर देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कारण यह है, जितने जो पॉपुलर लीडर्स थे ना, वो ऑलरेडी संविधान सभा में पहुंच चुके थे, जिनमें सच में काबिलियत थी, जो उस समय के काफी नॉन फेसिस थे, जिनको लोग जानते थे, जो बड़े बड़े चेहरे थे, वो सारे के सारे संविधान सभा में पहुंच चुके थे। कोई छोटा मोटा आपको डिफरेंस देखने को मिलता अगर डायरेक्टली पब्लिक निर्वाचित करती, तो बाकी ऑलमोस्ट संविधान सभा जो बनाई गई है वो, और अगर हम डायरेक्ट निर्वाचित करते तो सेम का ऑलमोस्ट सेम रहती। अब सदस्यों में मतभेद। मतभेद का मतलब क्या होता है कि भाई किसी बातों को लेकर के बिल्कुल आर्ग्यूमेंट्स हो गए, नहीं ये बात गलत है, ये बात गलत है, तो सदस्यों में क्या है, मतभेद होता है। मत का मतलब क्या होता है, भाई मैं अपने, मेरे विचार, मेरे, हम कहते हैं मतदान, तो वोट क्या है, एक भाई मैं इसको समर्थन करता हूं, मेरे विचार इसके साथ मिलते हैं, इसलिए मैं इसके साथ जा रहा हूं, इसको वोट दे रहा हूं। तो मतभेद, पर उन मत में, उन विचारों में क्या हो जाता है, भेद हो जाता है, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं।
एक एक शब्द को बहुत ध्यान से समझिएगा। मत मतलब जो हमारे विचार है उनमें भेद हो जाना, डिफरेंसेस हो जाना है। तो जो सदस्य थे, अब सदस्य अलग अलग जातियों से आते हैं, अलग अलग समुदायों से आते हैं, अलग अलग सोच रखते हैं, अलग अलग विचारों पर अड़े हुए हैं, तो उन सदस्यों में क्या होता था, मतभेद होता था। परंतु सवाल यह है कि क्या इनका जो मतभेद है इनके वर्गों के कारण होता था कि भाई नहीं नहीं मैं तो मेरी जाति को अधिकार दिलाना चाहता हूं, नहीं वो बोले नहीं नहीं मैं तो मेरे धर्म को अधिकार दिलाना चाहता हूं, वो बोले नहीं नहीं महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, क्या इस कारण होता था? कभी भी नहीं। ऐसा कभी भी मतभेद इन लोगों में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं हुआ। मतभेद किस आधार पर हुआ? न्यायपालिका को कितने अधिकार देने चाहिए। देश में केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, राज्य सरकार ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। लोक सेवा आयोग बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब देश के लिए फायदेमंद है। अपनी जाति के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, अपने धर्म के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, यहां पे बात किसकी हो रही? देश के हित के लिए, देश के इंटरेस्ट के लिए, देश को फायदा होगा या नहीं होगा। न्यायपालिका को इतना अधिकार दे देंगे, फायदेमंद है या नहीं। संसद को कितना अधिकार देना चाहिए, राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति का कार्यालय सही तो होगा या नहीं होगा। तो इन चीजों को लेकर के मतभेद होती थी। कोई कहता था नहीं नहीं यार ये काम ऐसा सही, कुछ बोलता नहीं नहीं कैसे सही है, ये तो गलत काम है। तो मतभेद जो हो रहा है, जो उनके विचारों में डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो किस मुद्दों पर आ रहे हैं? जो देश हित में है, जैसे कि न्यायपालिका का मुद्दा हो गया है, संसद के मुद्दे हो गए, इन पर आ रहे हैं, अपने जाति या धर्म के मुद्दों पर नहीं। वेद सैद्धांतिक आधार का मतलब क्या है? वैलिड प्रिंसिपल्स, वैलिड प्रिंसिपल्स। वैलिड प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? हर चीज के पीछे सिद्धांत बताया गया है। वैलिड जो सैद्धांतिक है, सिद्धांत बताया गया है कि हाँ ये बात ऐसा है, ये सही है, उसी आधार पे हुआ है। ऐसा ये नहीं है कि भाई मैं अपनी जाति के लिए बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ उस पर ही बात कर रहा हूं, नहीं। यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत संविधान सभा ने तैयार करे, उन्हीं पे चर्चा हो रही है। ऐसा कोई गलत या गलत रास्ते पर चर्चा या मतभेद नहीं हो रहे हैं। लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। आधुनिक राज्य, मॉडर्न स्टेट, ठीक है। राज्य का मतलब आप पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर में, राज्य क्या होता है। और ये जो आधुनिक राज्य है, जो हमारा मॉडर्न देश, कंट्री होगा, उसके लिए कौन कौन से बुनियादी कानून कायदे होने चाहिए, कौन से नियम होने चाहिए, उन सभी पर क्या हुई? काफी गहराई से चर्चा हुई, बहुत डीपली चर्चा हुई है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कि जो संविधान सभा में जो चर्चा हुई ना, उसके मोटे मोटे से वॉल्यूम्स, इतनी मोटी मोटी किताबें बना बना करके रखी हुई हैं, वो पढ़े लोग। एक एक मुद्दों पर एक एक बिल्कुल डीप में जाकर के चर्चा हुई है, ठीक है। जैसे अगर हम आज सोचते हैं ना यार ये वाली चीज हमारे संविधान में क्यों है, हम सोचते हैं ना वो चीज हमारे संविधान निर्माताओं ने सोच ली, उस पर चर्चा हुई है। कोई ये कहता नहीं नहीं ये बात ऐसा है, कोई कहता नहीं नहीं ये बात ऐसी है। बहुत ज्यादा गहराई में, बहुत ज्यादा डीप में जाकर के क्या है, चर्चाएं करी है, और फिर जो देश के लिए फायदेमंद है वो संविधान में जोड़ा गया है। एक ऐसा प्रावधान जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। अब एक ऐसा भी प्रावधान था, एक ऐसा प्रोविजन है भारतीय संविधान का जिस पे बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई, सबने बोल दिया हाँ 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 डाल दो। कौन सा वो प्रावधान है? वो प्रावधान है सार्वभौमिक मताधिकार का। अब सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सार्वभौमिक मताधिकार वो मताधिकार है जब एक निश्चित आयु के बाद, एक फिक्स आयु के बाद, एक एज के बाद, आप चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, रंग, आयु, आपकी आय कुछ भी हो, उन सब के बिना आप क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। मतलब जैसे कि आज भारत में 18 साल का ऊपर का जो व्यक्ति है, उसकी चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कैसा ही रंग हो, कोई सा धर्म हो, कोई सा लिंग हो, कितनी वो आय कमा रहा हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 18 साल के बाद वोट दे सकता है, और 1 मैन 1 वोट होगा। तो इस पे सबने बोल दिया कि हाँ हाँ ये भारत के संविधान में डाल दो। इस पर चर्चा करनी नहीं है किसको देना है किसको नहीं देना, बोला सबको ही देना वोटिंग का अधिकार, तो सबको ही दो। तो ये बिना वाद विवाद के, बिना डिबेट्स के ही पास हो गया। तो कितना देखिए संविधान सभा में जो लोग बैठे थे, 299 लोग, उनकी देखिए महानता देखिए। मतलब ये तय था कि नहीं सबको वोटिंग का अधिकार देना, लोकतंत्र होना ही चाहिए। किसी ने कोई वाद विवाद नहीं करा, कोई भेसबाजी नहीं करी, बोले नहीं नहीं देना ही है, ये तो रखो, ये तो सबके साथ होना चाहिए। तो ये क्या, मैंने जैसे वोट डालते हैं तो उसके लिए ये बॉक्स आपको दिखाया। सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। अब देखिए ऐसी बात नहीं है कि कोई कुछ कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई संविधान सभा में एक्स व्यक्ति है, वो कोई बात रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है हवा में कोई बात कर रहे हैं, जैसे आजकल आप लोग नहीं करते और बहुत से लोग करते, अरे यार वो तो ऐसा है, वो तो ये हो गया, वो तो ये हो गया, ऐसा ऐसा फालतू जो हवा में बातें करते हैं ना, वो हवा में बात नहीं करते थे। तर्कपूर्ण मतलब बिल्कुल तर्क दिया करते थे, उसके तर्क के पीछे मतलब क्या, आइडिया। ओके, पूरा एक आइडिया दिया करते थे, आर्ग्यूमेंट, रीजन दिया करते थे कि भाई ये कारण है,
ये कारण है, इस कारण मैं ये बात कह रहा हूं। आज जैसे मैं कहूं कि भाई मैं ये जो कुछ पढ़ा रहा हूं ये सब कुछ आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, रीजन दे रहा हूं मैं आपको, कारण बता रहा हूं क्यों सही है क्यों गलत है। जो एक्स्ट्रा कंटेंट आपको पढ़ाता हूं वो यूपीएससी की में जो किताब चलती है उस किताब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मैं आपको रीजन दे रहा हूं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए बिल्कुल रीजन दे रहा हूं, बिल्कुल आइडिया दे रहा हूं, बिल्कुल तर्कपूर्ण दे रहा हूं, तर्क दे रहा हूं। और मैं आपको एक बात यही कहता हूं, जीवन में कभी भी देखिए, आप 9th-10th में मुझसे सोशल साइंस पढ़ चुके हैं, 11th में अभी आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं। देखिए आर्ट्स के बच्चों को सिर्फ ये नहीं कि हम समझे कि हाँ ये क्या है, उन्हें जीवन में भी उतारें। आप ऐसे व्यक्ति बनिए जो तर्कपूर्ण हो, जो हर चीज के पीछे रीजंस दे, आइडियाज दे कि भाई मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं। हवा में बात मत करो, इसलिए बात मत करो ये मेरे फायदे की बात है, कुछ भी बोल दो कुछ भी बोल दो, नहीं, हर चीज के पीछे रीजन रखो, आइडिया रखो कि देखो मैं ये बात इसलिए कहता हूं, ये ऐसी बात है। मैं यूपीएससी के एक बहुत फेमस टीचर है डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर, ठीक है, दृष्टि आईएएस है उनका, तो उनके मालिक के लेजेंडरी पर्सन है, मैं सच में कहता हूं, गजब के इंसान। उन व्यक्ति के मतलब आप लेक्चर्स देखते हैं ना, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कब निकल जाते हैं इंसान को पता ही नहीं चलता। बहुत सज्जनता के साथ बिल्कुल ऐसे विनम्र होकर के पढ़ाते हैं सर, ऐसे चेहरे पे गुस्सा नहीं आता। और जो बिल्कुल हॉट डिबेटिंग मुद्दे हैं भारत के, बिल्कुल गर्मा गर्म लोग लड़ पड़ते हैं उन मुद्दों पे, वो बिल्कुल इतने प्यार से समझा देते हैं। और किसी की हिम्मत कमेंट बॉक्स में कुछ गलत लिख जाए नहीं, क्योंकि वो बातें ऐसी बोलते हैं, वो उनके पीछे ऐसे गजब के आइडियाज देते हैं, ऐसे गजब के रीजंस देते हैं कि लोग एक्सेप्ट करते हैं, हाँ बात तो सही। और यही हाल हमारे संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का था। डॉक्टर अंबेडकर कोई भी बात बोला करते थे उसके पीछे रीजंस की लड़ी लगा दिया करते थे, बोले इस कारण बोल रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहा। ऐसे संविधान का निर्माता थोड़ी कह रहे हैं हम लोगों ने, तो पूरी रीजंस बताते थे ये बात इस प्रकार से। तो जो भी हमारे संविधान सभा में सदस्य थे उन सभी ने क्या करा है, चर्चाओं पे जोर दिया है और तर्कपूर्ण रीजन वाले जो बहस है, डिबेट जो हो रही है उन पे काफी जोर दिया है। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए हैं। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने हितों की बात नहीं करी कि मुझे फायदा हो जाएगा। हम कभी कभार क्या होते हैं, लोगों से जिद्दने लग जाते हैं, मेरा फायदा हो जाए, बस मेरा फायदा हो, इसको बेवकूफ बना दो, मेरा फायदा हो। नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं करा। अपना फायदा अपने समुदाय का, अपनी जाति का या अपने धर्म का, अपने लिंग का, इनका फायदा करने के लिए काम नहीं करा। ये कोई भी बात कह रहे हैं ना, पहला तो वो देश के फायदे में, देश के हित में। दूसरी बात क्या हो रहा है, उसके पीछे सैद्धांतिक एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल बताया है कि देखो ये कारण है, इस कारण है। जैसे आज मैं कहूं कि भाई मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकूंगा तो ये वापस नीचे आ जाएगा, ऊपर फेंकूंगा तो वापस ये नीचे आ जाएगा। तो अब आप बोलोगे ऐसा कैसे मजाक करते, पर मैं कल को आपको प्रूफ कर दूं, नहीं देखो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कारण ये पेन जो भी चीज हम ऊपर फेंकेंगे वो वापस नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो खींच रही है, वो खींच रही है। खींच लिया बात से, आप बोलोगे हाँ यार साइंस में पढ़ा था। मैंने क्या करा, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए एक प्रिंसिपल, एक जो सिद्धांत है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो भी ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगा, ब्रिटेन में जाकर के ऊपर फेंकोगे तो भी नीचे आएगा, और भारत में फेंकोगे तो भी नीचे आएगा। तो यहां पर क्या मैंने एक यूनिवर्सल एक प्रिंसिपल सही बता दिया, तो आपको मानना पड़ेगा। ऐसे संविधान सभा में जब चर्चा हो रही है कि सबको समान रखना, बराबर रखना, इक्वलिटी रखना, रीजंस दिए गए हैं इक्वल क्यों रखना है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है, सबको बराबर रखना है। नहीं तो देश में क्या होगा, फिर कभी दंगे होंगे, झगड़े होंगे, इस प्रकार के झगड़ों को रोकने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो तस्वीर दिखाई है, ये कोई हमारे संविधान सभा के कोई सदस्य नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक मैंने एक तस्वीर दिखाई जिसमें क्या हो, डिबेट्स हो रही हो, तो बिल्कुल आर्ग्यूमेंट्स पे, रीजंस पे बिल्कुल जोर दिया गया है, डिबेट पे जोर दिया गया है। ऐसा नहीं है एक व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, हाँ ठीक है चलो चलो मान लेते हैं, ऐसा नहीं। सबने बैठ करके बहुत गहन चर्चा करी है, बहुत विचार विमर्श हमारे संविधान निर्माताओं ने करा है। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ या संकीर्णता से ऊपर उठा देते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर कही, अपनी सोच के पक्ष में, अपनी सोच के पक्ष में तर्कपूर्ण संवाद, संवाद का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, ठीक है। दो लोग वार्तालाप करते हो, तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो खड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई ये बात है, फिर दूसरे उस पर बातचीत करते हैं, नहीं नहीं यार ये बात तो गलत है, इसको सही करना चाहिए, इसको संविधान में सुधारना चाहिए, ये संवाद है। तर्कपूर्ण संवाद, संवाद कम्युनिकेशन वो कैसा होना चाहिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, उसके पीछे रीजंस होने चाहिए, उनके पीछे कुछ आप सिद्धांत दो, उनके पीछे कुछ आइडियाज दो। ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया कि भाई जो सन है हमारा वो क्या होता है, ईस्ट की तरफ राइज होता है, ठीक है, पूर्व की तरफ उदय होता है, मैंने बोल दिया हाँ हाँ हाँ। अब ऐसा नहीं मान लो भाई, क्यों मान ले, कारण दो, कारण बताओ, ये बात है, इन कारण साइंस में हम ज्योग्राफी में ऐसा पढ़ते हैं, इस कारण होता है।
कारण देने। तो तर्कपूर्ण संवाद जब होगा, जब क्या होगा, रीजनेबल कम्युनिकेशन डिबेट्स होंगी, तो इनसे क्या होता है, स्वार्थ और संकीर्णता। स्वार्थ का मतलब क्या होता है, अब हमारे बारे में सोचते हैं, मेरा फायदा होना चाहिए, उस स्वार्थ से इंसान ऊपर उठ जाता है। संकीर्णता मतलब जो छोटी सोच होती है, नहीं 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 इनको अधिकार थोड़ी देना है, इनको ऐसा थोड़ी करना, उस संकीर्णता, उस छोटी सोच से इंसान ऊपर उठ जाता है। तो जब क्या होता है, तर्कपूर्ण संवाद होता है, जब रीजंस के आधार पर, आइडियाज के आधार पर जब डिबेट्स होती है, कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, तो क्या है, संवाद जो है वो स्वार्थ से और संकीर्णता से, अपनेपन के फायदे से और अपनी छोटी सोच से हमें ऊपर उठाता है, और वो सोच हमें कहां लेकर के जाती है, देश के हित में लेकर के जाती है, जो कि संविधान सभा ने करी। नोट, संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई है। देखिए, अब संविधान सभा में जो चर्चा हुई वो मोटे मोटे खंडों में, खंडों का मतलब क्या है, वॉल्यूम्स, पार्ट्स में, अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग पार्ट्स में हुई है। जैसे कि आप आगे भी देखेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए क्या कहा था, ठीक है, तो वो भी आपकी बुक में है। अब उसमें नीचे लिखा हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये बात है, ये इस वाले खंड में, इस वाले वॉल्यूम में लिखी हुई है, ये बात 26 नवंबर 1949 को कही गई थी, ठीक है। तो मोटे मोटे खंडों में भारत सरकार ने उनको बिल्कुल संभाल करके रख रखा है, और पब्लिक के लिए भी जारी कर रखा है। जो पढ़ना चाहे वो पढ़े, जाने कि संविधान के जब वो मुद्दा चल रहा था, जैसे मौलिक अधिकार था, तो मौलिक अधिकारों पे क्या क्या चर्चा हुई थी, तो उनको जाने समझे, लोग पढ़े, ठीक है। पर मुझे सच में बहुत दुख होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे सच में बहुत दुख होता है कि जब बच्चे, भारत के बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पर उनको ये नहीं पता हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स क्या है। मैं साइंस को गलत नहीं बताता, मैं कॉमर्स को गलत नहीं बताता, सभी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, पर एटलीस्ट हमें हमारे देश के उस संविधान के बारे में जानना चाहिए जिसने हमें हमारे अधिकार दिए हैं, हमें सर उठा करके जीवन जीने का अधिकार दिया है। हम जब कुछ गलत होता है, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, कहते हैं सर ये चीज गलत है, क्यों? क्योंकि हमारे पास संविधान ने वो अधिकार दिए हैं, हमें सरकार चुनने का, देश को चलाने का हमारे अधिकार जो दिया है संविधान ने दिया, पर हम उन अधिकारों के बारे में नहीं जानते। आधी से ज्यादा जनता ये नहीं जानती सरकार बनती कैसे, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं। हाँ, हम तो उस पार्टी को वोट करेंगे। अरे वोट तो कर दो, पर वो बनेगा कैसे ये भी तो सोचो, ये नहीं सोचते। तो हमें पढ़ना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। आप जीवन में 11th और 12th बिल्कुल ऐसे पढ़ो बच्चों, मान लो आपको उस सब्जेक्ट पे बिल्कुल कमांड करनी है, पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पे ऐसा इतना पढ़ो, आपको मेरे अलावा भी कोई दूसरी बुक मिल रही है, भाई मैं पढ़ा रहा हूं, उसके अलावा आपको लग रहा है यार ये बुक बहुत बेहतरीन है, ये बुक मिल रही है, खरीद लो उसको, किताब पढ़ो उसको, जब भी टाइम मिले पढ़ो। मैं आपको मेरे पास जो बुक्स हैं पॉलिटी की, कभी वो दिखाऊंगा, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के किताबें, अमेजिंग बुक्स है वो। ओके, तो जितना पढ़ सकते हो वो पढ़ो बच्चों। अब आते हैं कार्यविधि पे, अब चर्चा करते हैं प्रोसीजर पे, किस प्रकार से संविधान सभा में चर्चाएं हुई है, किस प्रकार से प्रोसीजर है वो हुआ। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी। कमेटियां, या आप इन्हें हिंदी में कहते हैं समितियां। ओके, हिंदी में क्या कहेंगे आप, समितियां कहेंगे, और इंग्लिश में कमेटियां। अब इस पर पूरी चर्चा करेंगे। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या बी आर अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। देखिए, अब हमारी संविधान सभा में अगर पार्टीशन से पहले, विभाजन से पहले देखें तो 389 मेंबर्स थे, और विभाजन के बाद देखें तो 299 सदस्य थे। अब इन 299 सदस्य थे, इनमें से क्या करा गया कि एक एक मुद्दों पे स्पेशल कमेटियां बना दी गई, समितियां बना दी गई, मतलब ग्रुप बना दिया गया। ओके, ग्रुप बना दिया गया। तो टोटल जो मेन कमेटियां बनाई गई है, कितनी बनाई गई? 8 समिति बनाई गई। जो मुख्य है, इंपोर्टेंट जिनको काम सौंपे गए वो 8 समितियां बनाई गई है। और इन 8 जो समितियां, कमेटियां बनाई गई, उनके अध्यक्ष मुख्यतः कौन है? या तो जवाहरलाल नेहरू साहब है, या राजेंद्र साहब है, या सरदार पटेल जी है, या डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर है। तो ये 8 मुख्य समितियां बनाई गई, और बाकी अन्य छोटी छोटी समितियां भी बनाई गई, ग्रुप्स भी बनाए गए। मुख्यतः अगर देखेंगे तो ये 13 के करीबन है, 13 जो है समितियां हैं वो बनाई गई। छोटी छोटी समितियां का इतना टोटल एवरेज है नहीं कि एग्जैक्ट कितने, वो लगभग 13 है, पर जो मुख्य समितियां थी वो 8 समितियां बनाई गई थी। और इन 8 समितियों ने अपने अपने जो मुद्दे दिए गए थे उन पर काम करा, चर्चा करी, और फिर संविधान सभा में ला करके पेश करा। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू के पास 3 समितियां थी। कौन कौन सी थी 3 समितियां, वो देखो। सबसे पहली संघ शक्ति समिति, दूसरी है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, संघीय शासन समिति, और तीसरी है राज्यों के लिए समिति।
ये जो 3 समितियां बनाई गई, संघ शक्ति समिति, संघीय शासन समिति और राज्यों के लिए समिति। संघीय शासन समिति, देखिए संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति मतलब संघ क्या है, एक पूरा यूनियन है। हमारा जो पूरा भारत है वो एक पूरा यूनियन है जो राज्यों से मिलता है और फिर पूरा एक संघ हमारा बन जाता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि संघ में क्या क्या आएगा, ठीक है, कौन कौन से हिस्से भारत के संघ में आते हैं। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक लेकर के पूरा जो भाग है वो भारत को संघ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये सब कुछ भारत का भाग है, पूरा एक संघ आ जाएगा। तो इस संघ जो है इसके पास क्या क्या शक्तियां रहेंगी, उसकी जो समिति वो बनाएगी। अब संघीय शासन, अब संघ जो है, संघ आप केंद्र भी यूज कर सकते हैं सब। अब जो केंद्र है, पूरे देश में शासन कौन करता है, केंद्र सरकार शासन करती है। तो केंद्र शासन, केंद्र सरकार की जो समिति है वो यहां पर आ जाएगी। और राज्यों के लिए समिति, मुख्यतः आप ये कह सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू के पास कौन से काम सौंपे गए थे कि केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं उनके पास कितने अधिकार होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। ओके, केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाना है या राज्य सरकारों को ज्यादा मजबूत बनाना है, या दोनों को बराबर रखना है, संघवाद अपनाना है या एकात्मक व्यवस्था अपनानी है। तो ये है। तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास 3 मुख्य समितियां थी, संघ शक्ति समिति, संघीय शासन समिति और राज्यों के लिए समिति। फिर बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब की। आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इनको समितियां भी कुछ इसी प्रकार की दी गई। पहली समिति इनको बनाया गया अध्यक्ष प्रक्रिया नियम समिति, और एक बनाई गई संचालन समिति, संचालन समिति। ओके, अब देखिए प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर। तो जो संविधान सभा है उसमें क्या प्रोसीजर होगा, किस प्रकार से हमारी डिबेट्स होंगी, उसका जो पूरा नियम है वो इनको तय करना है। संचालन का भी मतलब क्या होता है, किसी चीज का संचालन करना, उसको चलाना। तो अब ये अध्यक्ष थे संविधान सभा में, तो इनके पास पूरा मौका था, हाँ भाई आप बोलिए, पहले आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, चर्चा करते हैं, फिर आप बताइए, आपको 5 मिनट चर्चा करते हैं। तो संचालन समिति मतलब पूरा संविधान सभा को चलाने और उस पर चर्चाएं करने का जो वो अवसर है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के साथ था। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ अध्यक्षों की बात कर रहा हूँ, इनके साथ और भी सदस्य हैं, वो बैठ करके इन पे बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं और फिर संविधान सभा में ला करके उनको पेश करते हैं। फिर नेक्स्ट जो समिति है उनके अध्यक्ष है डॉक्टर BR अम्बेडकर या बाबा साहब अम्बेडकर। इस समिति सबसे इंपॉर्टेंट समिति है वो है प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। अब देखिए थोड़ा सा यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए। प्रारूप समिति जो है इसे इंग्लिश में कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ये कब बनाई गई, 29 अगस्त 1947 को बनाई गई, मतलब आजादी के बाद ही बनाई गई है। 29 अगस्त 1947 को बनाई गई। और प्रारूप का और ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है, एक प्रारूप तैयार कर लेना। आप एक पूरा रफली आप कह सकते हो एक रफली कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर देना कि हाँ भाई ये चीजें हैं, ये करनी है, और फिर हम संविधान सभा में ले जाकर के चर्चा करेंगे। तो जितनी 8 मुख्य समितियां बनाई गई उनमें सबसे मुख्य जो समिति है वो प्रारूप समिति है या ड्राफ्टिंग कमेटी है, जिसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अंबेडकर है। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा इसमें 6 सदस्य और हैं। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि प्रारूप समिति में या ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे, तो आप कहोगे 7 सदस्य थे। ओके, अब देखिए अभी हम जो सरदार पटेल जी के पास समिति है उस पर भी चर्चा करेंगे। अब एक्चुअल में होता क्या था, होता कुछ इस प्रकार से था सीन। ये जितनी भी समितियां हैं जो राजेंद्र प्रसाद जी के पास है, जवाहरलाल नेहरू जी के पास है, सरदार पटेल जी के पास है, और जो अन्य जो छोटी 13 समितियां बनाई गई, ये सब कुछ बनाते थे और फिर क्या अपना अपना सभी पे काम करते थे। जैसे मान लीजिए संघ शक्ति की समिति जवाहरलाल नेहरू जी के पास है, तो उन्होंने एक अपना प्रारूप तैयार कर लिया, अपना एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया कि हाँ भाई ये बात है। अब ये चीजें किसके पास आएंगी, उस समिति की किसके पास आएंगी, किससे चर्चा होगी, प्रारूप समिति से चर्चा होगी। मतलब डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो 6 सदस्य हैं उनके पास वो आएगा। वो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भी तैयार करा है उसका सारा प्रारूप उनके पास आएगा, और फिर ये इसमें देखेंगे कि हाँ भाई हमें ये बातें हमारे संविधान में रखनी चाहिए। ओके, और फिर इसके बाद ये चीज क्या है, संविधान सभा के पास चर्चा के लिए जाएगी। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ऐसा है, हम एक स्कूल का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। पहले आप इसको भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए, अपन एक स्कूल का उदाहरण लेते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल ने क्या करा, कुछ ग्रुप्स बांट दिए, जैसे कि 1st to 5th तक की क्लासेस हैं, उसमें जितने भी टीचर हैं उनमें से एक टीचर को क्या कर दिया, हेड बना दिया, जैसे कि ए को हेड बना दिया। फिर एक 6th to 8th में जितने टीचर्स हैं उनमें से एक टीचर को हेड बना दिया, बी को। फिर 9th और 10th के जो टीचर्स हैं उनमें से एक को हेड बना दिया, सी को।
11th और 12th में मान लीजिए 3 स्ट्रीम्स होती है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। इन तीनों में से साइंस का एक को हेड बना दिया, मान लीजिए डी को बना दिया, इस यहाँ पे ई को बना दिया और यहाँ पे एफ को बना दिया। ओके, 1st to 5th का हेड ए को बनाया। अब इनकी जिम्मेदारी क्या है? ए को बोला मैम आप 1st to 5th के हेड है, टीचर्स की क्लास टाइम पर हो रही है नहीं हो रही, बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, बच्चे होमवर्क करते तो हैं, पीटीएम जो हुई थी पीटीएम सही हुई थी या नहीं हुई थी, तो ये एक प्रकार से समिति बन के, ठीक है। फिर ये 6 to 8 की, ये सी की, ये डी ई एफ। ओके, अब ये क्या है, आप इस प्रकार से मान करके चलिए प्रारूप समिति के अलावा जो अन्य समितियां बनाई गई है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी के पास जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास है, सरदार पटेल जी के पास है, ये वैसी समितियां हैं, ये वो समितियां बना दी गई। अब ये रिपोर्ट किसको करेंगी? ये करेंगे प्रिंसिपल को, जो भी स्कूल का प्रिंसिपल होगा उसको रिपोर्ट करेगी। और अब यहाँ पे आप प्रिंसिपल के लिए किसको देख सकते हैं? जो प्रारूप समिति है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर है, अध्यक्ष है, आप उसमें देख सकते हैं। तो ये सारी समितियां कहां जाएंगी? प्रारूप समिति के पास जाएंगी, बताएंगे देखो हमने इन मुद्दों पे ये चर्चा करी है, आप ये पकड़िए, इस पे देख लीजिएगा क्या सही है क्या नहीं, वो जोड़ लीजिएगा। पर क्या प्रिंसिपल फाइनल कर देगा? नहीं करेगा। वो फिर जो भी बात होगी वो कहां जाएगी? मैनेजमेंट के पास जाएगी, क्योंकि भाई स्कूल तो मैनेजमेंट ही चला रहा है ना, पैसे तो वही लगा रहा है, जो मेन मुख्य डायरेक्टर्स हैं वही लगा रहे हैं। तो यहां पे मैनेजमेंट कौन है? मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? संविधान सभा है। तो फिर ये प्रारूप समिति जो है वो संविधान सभा में लेकर के आएगी। तो यहां पर यही हुआ है, जो समितियां हैं वो समितियां क्या है, प्रारूप समिति के पास अपने अपने विचार रख देती थी कि हाँ भाई इन मुद्दों पे, जैसे मान लीजिए मौलिक अधिकार का मुद्दा सरदार पटेल जी को सौंपा गया था, तो मौलिक अधिकार पे जो भी चर्चा है सरदार पटेल जी और उनके साथियों ने करी, वो प्रारूप समिति के पास जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर उनकी टीम के पास जाएगा, वो चर्चा करेंगे, उस पर जो भी जोड़ना घटाना होगा वो घटाएंगे और फिर संविधान सभा में ले जाकर के पेश कर देंगे और फिर संविधान सभा पे क्या होगी? चर्चाएं होंगी उस मुद्दे को लेकर करके। ओके, अब एक बार हम सरदार पटेल जी का जानते हैं और उसके बाद फिर हम ये जानेंगे कि कब पहली बार डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में ले जाकर करके पेश करा कि हाँ भाई अब आज ये पहली बार चर्चा हम संविधान सभा में कर रहे हैं। यहां तक आपको प्रोसीजर बिल्कुल क्लियर, ये बिल्कुल सिस्टम बहुत आसान भाषा में मैंने आप लोगों को बताया। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सरदार पटेल जी के पास कौन कौन सी समितियों का अध्यक्ष इनको बनाया गया था। तो देखिए इनके पास मुख्यतः जो चर्चा करने के लिए था वो था मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक के रिगार्डिंग, और जो जनजातीय क्षेत्र है, जो ट्राइबल वाले इलाके हैं, जनजातीय क्षेत्र है उन पे। तो ये तीन मुख्य मुद्दे, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय क्षेत्र, इनकी जो मुख्य समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। पर ये क्या है, काफी बड़े मुद्दे हैं। मौलिक अधिकार को छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, अल्पसंख्यकों को क्या क्या अधिकार देने हैं तो वो छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, जनजातीय क्षेत्र जो ट्राइबल्स एरिया है वो कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। तो इनके लिए क्या करा गया, एक सब, या आप कह सकते हैं सब कमिटी, या हम कहते हैं उप समिति बनाई गई। अब क्या होता था, ये जो उप समिति है वो पहले चर्चा कर लेती थी, फिर वो सरदार पटेल जी के साथ चर्चा करती थी। अल्पसंख्यक में जो बनाई गई वो फिर सरदार पटेल जी के साथ चर्चा करती थी। इसी प्रकार से जनजातीय क्षेत्र में। आइए जानते हैं मौलिक अधिकार की जो उप समिति बनाई गई, मौलिक अधिकार उप समिति जो बनाई गई उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जेबी कृपलानी जी को। जेबी कृपलानी जी को मौलिक अधिकार की जो उप समिति सब कमेटी बनाई गई उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी, ये जेबी कृपलानी जी की फोटो है। फिर अल्पसंख्यक के लिए जो उप समिति बनाई गई है इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। ओके, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी। उसके बाद जो बनाई गई उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र। देखिए उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र, इसको समझिएगा। जब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये भारत है, ओके, ये भारत है, ओके, और भारत में जब आप उत्तर पूर्व वाले, उत्तर ये हो गया, पूर्व ये हो गया, तो जो उत्तर पूर्व वाला इलाका देखते हैं तो इधर क्या काफी जनजाति, काफी ट्राइबल्स रहते हैं उस वाले क्षेत्र में। तो उस वाले क्षेत्र की उप समिति जो बनाई गई उसके हेड जो बनाए गए थे वो थे गोपीनाथ बरदोई जी।
गोपीनाथ बरदोई जी, ये बनाया गया। पर इस वाले उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र में सभी एरिया को नहीं लिया गया, जैसे असम को छोड़ दिया गया और बाकी कुछ आंशिक एरिया छोड़ दिया गया। जब वो छोड़ दिया गया तो उसके जो हेड बनाए गए तो उनको बनाया गया एवी ठक्कर जी को। एवी ठक्कर जी, ये है एवी ठक्कर जी और ये है गोपीनाथ बरदोई जी। 5 उप समितियां बनाई गई थी, जिसमें एक मौलिक अधिकार उप समिति हो गई जिसके हेड जेपी कृपलानी साहब थे, एक अल्पसंख्यक उप समिति जिसके एच.सी. मुखर्जी थे, एक उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र के अध्यक्ष गोपीनाथ बरदोई साहब थे और इन क्षेत्रों में जो छूट गए हैं उनके लिए एवी ठक्कर साहब को बनाया गया। एक और लास्ट जो समिति बनाई गई थी वो बनाई गई उत्तर पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र। अब ये कौन सा क्षेत्र है, तो अब आ जाइए, उत्तर ऊपर वाला और पश्चिम इधर वाला, ठीक है, उत्तर इधर ऊपर का और पश्चिम इधर का। तो ये उत्तर पश्चिम वाला जो इलाका, अब ये इलाका क्या हो गया था, पाकिस्तान में मिल गया और ये समितियां पहले ही बन चुकी थी और ये वाला इलाका क्या है, पाकिस्तान में मिल गया। जब पाकिस्तान में मिल गया तो फिर इसका भारत की संविधान सभा में कोई काम रहा ही नहीं, तो हटो फिर। और इसके अध्यक्ष की भी जानकारी है नहीं, परंतु जो उस समय जो मुख्य थे इनमें, तो उनमें से खान अब्दुल गफर खान साहब थे, जो कि चाहते थे कि भारत का विभाजन ना हो, मुस्लिम नेता होने के बावजूद भी चाहते थे कि भारत का विभाजन ना हो। तो ये 5 मुख्य समितियां का गठन मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय क्षेत्रों के लिए सरदार पटेल जी के नेतृत्व में ये उप समितियां बनाएगी। अब चर्चा ये करते हैं कि अब इसका पूरा प्रोसेस क्या रहा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये पहले जो समितियां बनाई गई हैं, 7 जो समितियां बनाई गई हैं, वो अपने अपने उन्हों पे काम करा। उन्होंने फिर प्रारूप समिति को, मतलब डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम को सौंप दिया। अब डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम पूरी उन पर चर्चा करेंगी, बैठेंगे, 7 लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, वो संविधान सभा में जाएगा। अब सबसे पहले फरवरी 1948 में आता है संविधान और उस पर लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है। भाई लोग कुछ सजेशन, सुझाव कुछ देना चाहते हैं, कुछ और बातें रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और अब यहां से शुरुआत होती है पहली बार 4 नवंबर 1948 से लेकर करके 9 नवंबर तक पहली बार संविधान सभा में संविधान को क्या करा जाता है, पढ़ा जाता है। पहली बार क्या होगा, संविधान को पढ़ा जाएगा। मतलब डॉक्टर अंबेडकर बताएंगे कि हम लोगों ने सभी समितियों की रिपोर्ट्स को लेकर करके ये बातें ऐड करी है। तो पहली बार 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चर्चा होगी। उसके बाद फिर वापस क्या होगा, 15 नवंबर को मिलेंगे। 15 नवंबर 1948 से लेकर करके 17 अक्टूबर तक 1949 के तक क्या होगा, खंडवार चर्चा होगी। खंडवार चर्चा का मतलब क्या है, एक एक खंड पर एक एक सेक्शंस पे चर्चा होगी। फिर मौलिक अधिकारों पर पूरी गजब की डिबेट्स हो रही है, तर्क दिए जा रहे हैं, ये जुड़ना चाहिए, ये हट जाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो खंडवार एक एक सेक्शंस पे क्या होती है, चर्चा होती है। और जब ये चर्चा होती है इस पूरे टाइम पीरियड में, तो 7653 संशोधन की बात कही जाती है। 7653 ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें कहा जाता है कि इनमें क्या करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। पर संविधान सभा 2450 के करीबन ही कोई उन मुद्दों पे क्या करती है, संशोधन करती है, पूरी गहन चर्चा करती है। चर्चा सभी पर होगी पर उनको थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है। मतलब अब आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल एक एक बारीकी से सब पर चर्चा करी गई है, एक एक बिल्कुल बारीकी से चर्चा करी गई। 17 अक्टूबर 1950 तक हो जाएगा। फिर उसके बाद 14 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर एक प्रस्ताव लेकर के आएंगे। प्रस्ताव का नाम होगा द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबल्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। देखिए प्रस्ताव का या रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपके पास एक प्रस्ताव रखूं, मैं आपके पास एक प्रस्ताव रखता हूं कि बच्चों हमें 11th की जो क्लासें हैं पॉलिटी की वो 3 दिन रखनी चाहिए, 6 दिन रखनी चाहिए। अब आप कहोगे कि सर मैंने बोला मैं बच्चों 6 दिन क्लासें करना चाहता हूं, मैंने ये प्रस्ताव रखा है, एक रिजोल्यूशन आप लोगों के पास रखा है, आपने बोला हाँ 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 सर 6 दिन कर दो, तो वो प्रस्ताव वो रिजोल्यूशन आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मतलब एक तरीके से प्रपोजल रखा गया, आप मान लो इस बात को कंप्लीट करते हैं। हम आगे आपको प्रस्ताव की और भी बातें आएंगी, तो एक प्रस्ताव एक प्रपोजल रखा गया है।
संविधान सभा के सामने। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक प्रस्ताव रखा गया। किसने रखा? डॉक्टर अंबेडकर ने रखा। और क्या रखा? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको सेटल किसने कराया, मतलब किसने बनाया? असेंबली ने बनाया। बी पास्ड, इसको पास कर दिया जाए, इसको पारित कर दिया जाए। तो 14 नवंबर को ये होगा। ठीक है, और 26 नवंबर को इसको पारित कर दिया जाएगा और इस संविधान को क्या कर लिया जाएगा? फाइनली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि हाँ भाई ये हमारा संविधान बनकर के तैयार हो चुका है। तो देखिए पूरी चर्चा आप देखिए कितनी समितियां बनाई गई है, उन समितियों की रिपोर्ट्स फिर प्रारूप समिति के पास आती है, प्रारूप समिति फिर संविधान सभा में लेकर के आती है, संविधान सभा में फिर गहन चर्चाएं होती है, बहुत भयंकर भयंकर डिबेट्स होती हैं। इतने दिनों तक बैठ करके पहले सिर्फ संविधान को पढ़ा है, फिर खंडवार चर्चा करी है, फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने फाइनली संविधान सभा से पास करवाया कि हाँ भाई पास कर दो। अभी भी किसी के मन में कोई विचार विमर्श हो, कुछ सोच रहे हो कि नहीं कुछ बदलना चाहिए, तो बता देना, बाद में मन में मत रखना। ओके, तो द कॉन्स्टिट्यूशन है सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, और ये 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा इसको अपना लिया जाता है कि हाँ आज भारत का संविधान तैयार हो चुका है। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। देखिए अब क्या है कि अब आप लोगों को सिर्फ ये बात बोली गई कि सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, इन लोगों ने काम करा और इन्होंने प्रत्येक कमेटी ने कुछ कुछ प्रावधानों पे काम करा, कुछ कुछ जो प्रोविजन है उन पे काम करा। पर मैंने आपको बता दिया सरदार पटेल थे, उन्होंने कौन कौन से प्रावधान पे काम करा? मौलिक अधिकारों पे काम करा, अल्पसंख्यकों पे काम करा। तो आपको प्रावधान बिल्कुल क्लियर हो गए। ओके, ये मतलब आपको कनेक्ट करने के लिए भी जरूरी है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना। ये पावर बूस्टर डोज था जो आज पूरा आपको अभी तक पढ़ाया है। ओके, वो पावर बूस्टर डोज था, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब यहाँ पे क्या हो, प्रत्येक कमेटी कुछ कुछ प्रावधानों पर चर्चा करती है और फिर वो क्या है संविधान सभा में चर्चा होती है पूरी। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, स्कूल का एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझ में आ गया। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो चारों बड़े नेता हैं, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू, ये चारों नेताओं की एक साथ बनती भी नहीं थी। कोई जरूरी नहीं है कि इन सभी का बहुत अच्छा ही कोऑर्डिनेशन रहा हो, हमेशा बहुत अच्छी तालमेल के साथ इनकी बनती हो। डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के महात्मा गांधी के कट्टर विरोधी थे। वो उनका ये मानना था कि कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने दलितों के लिए कुछ करा ही नहीं है जीवन में, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करी और बाकी कुछ भी नहीं करा। दलितों को उत्थान के लिए कोई काम कांग्रेस ने आज तक नहीं करा, तो उनकी नहीं बनती थी। कुछ मुद्दों पर सरदार पटेल और नेहरू के भी विचार नहीं मिला करते थे, परंतु ये सब अपने मतभेदों को भुला कर करके, अपनी जो निजी बातें हैं उनको भुला कर करके, इन सबसे ऊपर उठ कर करके क्या करा है इन्होंने? राष्ट्र के लिए काम करा, देश के लिए काम करा और सदैव सदैव के लिए देश को ऋणी बना दिया उन्होंने अपना। और देखिए हम बात करते हैं महापुरुष, हम कहते हैं किसी को, हम कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुष हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महापुरुष है, सरदार पटेल महापुरुष है, लाल बहादुर शास्त्री महापुरुष है, जवाहरलाल नेहरू महापुरुष है। महापुरुष क्यों? क्योंकि हम लोग जो हम क्या करते हैं, अरे उसने ऐसा बोल दिया, अच्छा बताता हूँ उसको, रुक जाओ मुझे मौका मिलना दे, मैं करता हूँ। मुझे एक बार बहुत अच्छे से याद है, शायद डॉक्टर अंबेडकर की 2015 की बात है, 125वीं जयंती थी डॉक्टर अंबेडकर की। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे और वो एक बहुत सुंदर बात है डॉक्टर अंबेडकर के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि महापुरुष की एक खासियत ये होती है कि वो सबको अपना लेता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हर जगह जाति के आधार पर छुआछूत, भेदभाव, अत्याचार सहन करा, इतनी शिक्षा लेने के बावजूद भी भेदभाव सहन करा, परंतु जब उनके हाथ में कमान आई देश का संविधान लिखने की, जब कमान आई देश के संविधान को बनाने की, तो उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं करा, सबको अपनाया। ऐसा नहीं करा कि नहीं आज तक दलितों को नहीं पढ़ने दिया गया तो अब सवर्णों को नहीं पढ़ने दिया जाएगा, आज तक महिलाओं को नहीं पढ़ने दिया गया तो अब पुरुषों को नहीं पढ़ने दिया जाएगा, सबको मौका दिया, सबको बराबर कर दिया। ये महापुरुषों की खासियत होती है। महापुरुष। और हम लोग क्या करते हैं, उसने मुझे कुछ बोल दिया, इस बार मुझे मॉनिटर बनने दे, इसको सबसे पहले बदला लूंगा, मैम को नाम इसका सबसे ज्यादा भेजूंगा। तो हमें इन चीजों से ऊपर उठना चाहिए। ओके, आम राय से हो और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में ना हो। तो दो बातों का यहाँ पे मुख्य ध्यान रखा गया। एक तो कोई भी संविधान में बात जोड़ी जाए वो आम राय से हो। आम राय का मतलब क्या है, सबकी बात मानी जाए, एक कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ हाँ भाई ये ठीक है, ये हम बात मानते हैं। दूसरा, किसी एक हित समूह के पक्ष में ना हो, विशेष करके किसी भी एक हित समूह के पास सिर्फ और सिर्फ इस समूह का ही फायदा हो रहा, ऐसा ना होना चाहिए। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए और कई पर क्या हुआ, मत विभाजन कराया गया कि वोटिंग करो भाई, वोटिंग करो कि हाँ भाई कितने लोग इसके पक्ष में हैं और कितने लोग इसके पक्ष में नहीं है। फिर हाथ खड़े होते थे, हाँ हाँ सर हम पक्ष में, हम पक्ष में, हम सपोर्ट में, फिर बाकी बोले नहीं नहीं सर हम सपोर्ट में नहीं है।
ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया और हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। तो जब मत विभाजन हो रहा है, जब निर्णय मत से, वोटिंग से भी हो रहा है, तब भी हर बात का ध्यान रखा गया, हर इंसान के तर्कों को माना गया, हर इंसान की जो शंका है, जो डाउट है, उसका समाधान काफी सावधानी पूर्वक संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने कराया। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया है और लिखित रूप में जवाब दिया गया है कि भाई हम ये चीज अपना रहे हैं संविधान में, तो उसके पीछे ये कारण है। रिटर्न में दिया ऐसा वही बात आती है कि हवा में कोई बात नहीं हो रही, तर्कपूर्ण आइडियाज अपनाए गए। 2 वर्ष 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चलती है, तो 166 दिनों तक चर्चा होती है। इसके सत्र अखबारों और आम लोगों के लिए खुले हुए थे, तो इनके जो सेशंस हुआ करते थे उसमें जो अखबार वाले हैं, मीडिया वाले हैं, वो जा सकते हैं, आम लोग भी जाकर के देख सकते हैं कि क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो ओपन था, मतलब बिल्कुल पारदर्शिता थी, ट्रांसपेरेंसी हमारे संविधान सभा की चर्चाओं में थी। अब बात करते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर BR अम्बेडकर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए। तो ये तस्वीर आपकी बुक में दी हुई है। तो फाइनली जब 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो जाता है, तो संविधान डॉक्टर अम्बेडकर किसको ले जाकर के देते हैं? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ले जाकर के देते हैं, उनको सौंपते हैं, और वो संविधान फिर 26 जनवरी 1950 से किसको सौंप दिया जाएगा? हमें, मतलब भारत की जनता को सौंप दिया जाएगा। तो यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर अंबेडकर के लिए क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। कहते हैं कि जैसा मैंने महसूस किया, कौन कह रहा है? ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। जैसा मैंने महसूस किया है, शायद ही किसी ने किया होगा कि प्रारूप समिति के सदस्यों, विशेषकर इसके सभापति डॉक्टर अंबेडकर ने अस्वस्थ होने के बावजूद कितने उत्साह और लगन के साथ कार्य किया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि शायद और किसी ने महसूस करा या नहीं करा, पर मैंने ये बात जरूर महसूस करी है कि जो प्रारूप समिति और खास करके जो इनके अध्यक्ष है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इन्होंने अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी काफी उत्साह के साथ, बहुत मन लगा करके काम करा है, गजब का काम करा। तो ये गजब का ही काम करा, पूरे उत्साह और लगन के साथ इन्होंने काम करा। डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करने और इसके सभापति बनाने के निर्णय से बेहतर और कोई निर्णय नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि अगर भारत की संविधान सभा में एक बहुत सबसे बेहतरीन निर्णय, डिसीजन लिया गया, तो वो ये था कि डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करना, और शामिल करने के बाद उनको उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बेहतरीन डिसीजन था। और यहां पर देखिए डॉक्टर अंबेडकर की एक बात ये भी देखेगा कि इनके पास इतना ज्ञान था, इतना नॉलेज था। तो जो लोग लड़ने में, लड़ाई में, इनमें विश्वास रखते हैं ना भाई, एक बात ध्यान रखना, 500 तलवार और 1 कलम बराबर है। कलम सब पर भारी है, तो कलम को मजबूत बनाओ, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करो। तो ज्ञान के आगे दुनिया झुकती है, आप में नॉलेज होगा ना तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे एक्सेप्ट। तो यहां पे डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष क्यों बनाया? क्योंकि उनमें नॉलेज था, ज्ञान था कि नहीं यार ये बंदा सच में टैलेंटेड है, बहुत, इनके पास जितना ज्ञान पूरी संविधान सभा में शायद किसी के पास नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं सबसे बेहतरीन निर्णय में से एक है। उन्होंने न केवल अपने चयन को नियोजित सिद्ध किया, बल्कि उन्होंने जो कार्य किया उसे भी गरिमा प्रदान किए। तो उन्होंने कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ और सिर्फ अपने चयन को सही नहीं बताया। देखो भाई, जैसे कोई इंसान मुझे किसी काम के लिए चुन ले, अब मैं अच्छा करूंगा, मतलब क्या होगा कि मैंने उस काम के लिए चुना गया, मैंने उस काम को सही प्रूफ कराया। और अगर गलत काम करूंगा तो लोग अरे यार इसको गलत बना दिया, वो बात नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने चयन को, अपने सिलेक्शन को बिल्कुल सही साबित कर दिया, और उसके साथ साथ जो काम करा उसको भी गरिमा, उसको भी एक बहुत गजब की रेस्पेक्ट वो काम की हो गई कि डॉक्टर अंबेडकर ने करा। इस संबंध में समिति के अन्य सदस्यों में परस्पर भेद करना पक्षपात पूर्ण होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कहते हैं कि हाँ, डॉक्टर अंबेडकर का एक विशेष योगदान है, पर जो पूरी प्रारूप समिति है उसके अन्य सदस्यों ने भी बहुत बेहतरीन काम करा, उनके साथ उनकी बात ना करना तो भी एक पक्षपातपूर्ण भाव होगा। मैं जानता हूं कि उन सभी ने उतने ही उत्साह और लगन के साथ कार्य किया है जितना कि उसके सभापति ने। वे सभी देश की कृतज्ञता के पात्र हैं। तो जितना काम डॉक्टर अंबेडकर ने जिस उत्साह के साथ करा, उतना ही पूरे प्रारूप समिति ने मिलकर के सभी ने करा है। और ये सभी देश की कृतज्ञता, मतलब देश का लिए, देश उनका सदैव ऋणी रहेगा, देश उनका सदैव क्या करता रहेगा, आभार व्यक्त करता रहेगा कि उन्होंने एक हमें बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद संविधान हम लोगों को दिया है। ओके, और ये बात कब कही गई है? 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के द्वारा कही गई है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, तो पावर बूस्टर डोज और काफी, मतलब संविधान सभा की पूरी जो कार्यविधि है, चर्चा है, वो आप लोगों को आज देखने को मिली है। बच्चों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सोचिए मत कि किसको करना है किसको नहीं, मैं कुछ इस प्रकार से पढ़ा रहा हूं, सभी के ही काम आएगा। तो आप तो जितने आपके कांटेक्ट में सबको भेज दिया करो, डेली लिंक डाल दिया करो कि हाँ आज सर की क्लास आ चुकी है। कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।